सोचो अगर इंसानियत का अंत खून की कमी से हो जाए, जहां हर गली हर शहर में इंसान नहीं वैम्पायर राज करते हो। सूरज निकलना अब मौत का इशारा हो और बची हुई कुछ जिंदगियां बस एक बूंद खून के लिए लड़ रही हो। लेकिन इस अंधेरे दुनिया में एक वैम्पायर ऐसा था जो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि उनका इलाज बनना चाहता था। ये है उस वैम्पायर की कहानी जिसने इंसानियत को फिर से जिंदा करने की कसम खाई। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी मासूम बच्ची से जो अपनी टेबल पर बैठी कुछ लिख रही होती है। उस चिट्ठी में वो लिखती है, अब मैं कभी नहीं बदलूंगी और ना ही कभी बड़ी होंगी। इतना लिखने के बाद वो शांति से उठती है, घर के बाहर आती है और आसमान की तरफ देखती है। सूरज निकलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठती है उसकी आंखें सुनहरी पीली चमक उठती हैं और तभी हमें एहसास होता है वो बच्ची इंसान नहीं, एक वैम्पायर है। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है उसका पूरा शरीर धुएं में बदलने लगता है और कुछ ही पलों में वो जमीन पर राख बनकर बिखर जाती है। अब सीन बदलता है, दिन का उजाला है लेकिन दुनिया पूरी तरह खाली पड़ी है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस वीरानी। असल में ये सब शुरू हुआ था 10 साल पहले, जब एक संक्रमित चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वो बीमारी एक प्लेग जैसी थी जिसने इंसानों को धीरे धीरे खूंखार वैम्पायर्स में बदल दिया, जिनकी भूख सिर्फ एक चीज से मिटती थी, इंसानी खून से। धीरे धीरे इंसानों की आबादी मिटने लगी। धरती पर अब सिर्फ 5% इंसान ही बचे थे और बाकी सब वैम्पायर बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जब इंसानों की कमी होने लगी वैम्पायरों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, भूख कैसे मिटे। वैम्पायर साइंटिस्ट्स ने इंसानी खून जैसा कृत्रिम खून बनाने की कोशिश शुरू की। वहीं कुछ अच्छे वैम्पायर्स भी थे जो इंसानों को बचाने के लिए बाकी वैम्पायर्स के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, क्योंकि अब इंसानों को पकड़ा जा रहा था, लैब्स में बंद किया जा रहा था और धीरे धीरे उन्हें बस एक खून के जरिए जिंदा रखने वाला सामान बना दिया गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात का समय है, नीले आसमान में चांद की हल्की रोशनी सड़कों पर बिखरी है और धीरे धीरे सड़कें फिर से आबाद होती दिखती हैं। लेकिन ये लोग इंसान नहीं, ये वैम्पायर्स हैं जो दिन में सोते हैं और रात ढलते ही अपनी दुनिया में लौट आते हैं। सड़कों पर कोई अखबार बांट रहा है, कोई कॉफी की जगह ब्लड कप थामे है, तो कोई अपनी कार में बैठकर दफ्तर की तरफ निकल रहा है। सब कुछ देखने में आम जिंदगी जैसा लगता है, बस फर्क इतना है कि ये रात में जीने वाले वैम्पायर्स की दुनिया है। इसी बीच एक कोने में एक बूढ़ा वैम्पायर लड़खड़ाता हुआ चलता दिखता है। वो बेतहाशा भूखा है और अचानक सामने से गुजर रहे कुछ वैम्पायर्स पर हमला कर देता है। वो उनका खून चूसने की कोशिश करता है, जिससे बाकी वैम्पायर्स डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी तेज सायरन बजता है और वैम्पायर पुलिस आ धमकती है। वे उस बूढ़े वैम्पायर पर बिजली के जोरदार झटके मारते हैं और कुछ सेकंड में ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब कैमरा स्लो मूव करता है और हम देखते हैं डॉक्टर एडवर्ड डाल्टन को, जो अपनी काली कार में बैठा ऑफिस की ओर जा रहा है। एडवर्ड काम करता है एक विशाल वैम्पायर कॉर्पोरेशन में, जिसका मालिक है चार्ल्स ब्रॉमली मार्क्स। ये कंपनी वैम्पायर्स को ब्लड की सप्लाई करती है और साथ ही नकली इंसानी खून तैयार करने पर रिसर्च भी करती है। ऑफिस पहुंचकर एडवर्ड सख्त सिक्योरिटी चेक से गुजरता है और अंदर एक अंधेरे कमरे में जाता है जहां इंसानों को मशीनों में कैद रखा गया है। उनके शरीर में ट्यूब्स लगी हैं जिनसे उनका खून धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये खून रिसर्चर्स के लिए कच्चा माल है, जिससे वे वैम्पायर्स की भूख मिटाने के लिए आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिसर्च टीम का मुख्य वैज्ञानिक खुद एडवर्ड है। लेकिन एडवर्ड बाकी वैम्पायर्स जैसा नहीं है। वो वैम्पायर होते हुए भी इंसानों के दर्द को समझता है। वो इन मशीनों में बंधे इंसानों को देखकर अंदर से टूट जाता है। शायद इसलिए वो कभी इंसानी खून नहीं पीता, बस जानवरों का खून, वो भी बहुत कम। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी लैब में बैठा है। उसके सामने दर्जनों टेस्ट ट्यूब्स रखी हैं जिनमें वो इंसानों के खून जैसा ब्लड बनाने की कोशिश करता है। वो सैंपल को मिक्स करता है, मशीनें बीप करने लगती हैं, पर कुछ ही सेकंड बाद ब्लास्ट, पूरा टेस्ट फेल हो जाता है। लाल तरल धुएं में बदल जाता है और एडवर्ड एक बार फिर निराश होकर पीछे हट जाता है। सीन एक आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में कट करता है। दीवारों पर कंपनी का लोगो, बीच में लंबा मेज और उसके चारों ओर गंभीर चेहरे वाले लोग बैठे हैं। टेबल के सिर पर बैठा है चार्ल्स ब्रॉमली, उस कंपनी का मालिक। बाजू में उसका विश्वसनीय साथी क्रिस्टोफर, सिटी कमिश्नर और एक सख्त आर्मी ऑफिसर भी मौजूद है। माहौल भारी है, सबकी निगाहें एडवर्ड पर टिकी हैं, जैसे कोई खबर सुनकर दुनिया का संतुलन बिखरने वाला हो। ब्रॉमली बोलता है, उसकी आवाज में ठंडा आत्मविश्वास है पर आंखों में चिंता साफ दिखती है। बैठक में उन्हें एक भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जिन वैम्पायर्स को खून नहीं मिल रहा वे सिर्फ कमजोर नहीं हो रहे, वे बदल रहे हैं। उनका रूप विकृत हो रहा है, कान लंबे और नुकीले हो गए हैं, सर आगे की ओर सिकुड़ गया है और उनकी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ चुकी है। जिन्हें वे सबसाइडर कहते हैं, अब न केवल इंसानों पर पलटवार कर रहे हैं बल्कि अपनी ही तरह के वैम्पायर्स पर भी हमले कर रहे हैं।
ब्रोमली की आवाज में खनखनाहट आ जाती है। अगर हमने जल्द नकली इंसानी खून तैयार न किया तो हमारी पूरी आबादी सबसाइडर बन जाएगी। मीटिंग खत्म होते ही ब्रोमली एडवर्ड को अपने ऑफिस में बुलाता है। दरवाजा बंद होता है और एयर में कुछ निजी बात करने की खिंचाव सी आती है। बैठक के मेज पर परोसी गई कॉफी पर एक अजीब सी चमक थी, ब्रोमली की तरफ से आई हुई प्रविष्टि। एडवर्ड बिना कुछ कहे वहीं खड़े होकर कॉफी को नजरों से तराशता है और पीने से मना कर देता है। ब्रोमली की जुबान पर एक दर्द छिपा है। मुझे कैंसर था, वह धीरे से कहता है, पर वैम्पायर बनने के बाद मैं ठीक हो गया। उसकी आवाज में मातृवत नरमाई और खोई हुई उम्मीद का अंश दोनों मिलते हैं। वह और आगे बताता है कि उसकी बेटी वैम्पायर बनना नहीं चाहती थी, वह घर छोड़कर भाग गई। ब्रोमली की आंखों में कोई खालीपन है, उसकी बातें मानो किसी पुराने जख्म की कहानी हो। फिर वह सीधे मुद्दे पर आता है। एडवर्ड, मुझे पता है तुम इंसानों के लिए सहानुभूति रखते हो, पर वक्त खामोश नहीं बैठेगा। हमें वह ब्लड तैयार करना होगा, असली जैसा, और जल्दी। एडवर्ड के चेहरे पर दर्द और जिम्मेदारी का संघर्ष साफ झलकता है। उसे मालूम है कि इसके पीछे कितनी जिंदगियां और कितनी नीतियां दांव पर लगी हैं। ब्रोमली की आखिरी नजरें ठंडे इरादे के साथ एडवर्ड पर टिकती हैं, जैसे किसी ने उसे अपने हिस्से की घातक जिम्मेदारी थमा दी हो। दृश्य धीरे धीरे धुंधलाता है। खिड़की से रात की हल्की रोशनी कमरे में गिरती है और एडवर्ड के मन में उठती बेचैनी और भी गहरी होती चली जाती है। इसके बाद एडवर्ड तेज कदमों से अपनी लैब में पहुंचता है, जहां उसका साथी क्रिस्टोफर पहले से ही कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एडवर्ड पूछता है, क्रिस्टोफर, कोई प्रोग्रेस? क्रिस्टोफर हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं एक बंदर पर टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये सफल रहा तो शायद हम असली ब्लड सब्स्टिट्यूट बना पाएंगे। थोड़े समय बाद दोनों रिसर्चर्स एक कैदी पर पहला मानव परीक्षण शुरू करते हैं। कमरे के बाहर ब्रोमली और कुछ ऑफिसर्स शीशे के पार खड़े होकर सब कुछ बारीकी से देख रहे होते हैं। एडवर्ड इंजेक्शन लगाता है। सब्स्टिट्यूट धीरे धीरे उस इंसान की नसों में उतरता है। शुरुआत में वो आदमी खुद को ठीक महसूस करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा नीला पड़ता है और पूरा शरीर मरोड़ खाने लगता है। उसकी स्किन पर फफोले फूटने लगते हैं और वो दर्द से चिल्ला उठता है। एडवर्ड और बाकी रिसर्चर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं और एपिमोन नाम की दवा का इंजेक्शन लगाते हैं। पल भर को उसका शरीर शांत हो जाता है, मगर अगले ही सेकंड पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। सारा लैब खून और धुएं से भर जाता है। उस रात एडवर्ड थका हुआ अपनी कार में बैठकर घर जा रहा होता है। रास्ते में वो न्यूज देखता है। ब्लड रैशनिंग की वजह से शहर में वैम्पायर दंगे भड़क गए हैं। टीवी की स्क्रीन पर खून से सनी सड़कों के दृश्य झिलमिलाते हैं। एडवर्ड चैनल बदलने ही वाला होता है कि अचानक उसके कानों में तेज खुजली होने लगती है। वो शीशे में देखता है और सन्न रह जाता है। उसके कान लंबे और नुकीले होने लगे थे। ध्यान बढ़ने की वजह से उसे सामने से आती तेज कार दिखती नहीं। ब्रेक की जोरदार आवाज गूंजती है। टायर सड़क पर चीखते हैं और एडवर्ड की कार बाल बाल टकराने से बच जाती है, लेकिन दूसरी कार सड़क के किनारे लगे लोहे के बैरियर से जोरदार टक्कर खा जाती है। टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि पल भर में पूरा इलाका गूंज उठा। एडवर्ड फौरन अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शूं, एक तीर उसके हाथ को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। एडवर्ड दर्द से कराह उठता है और नीचे देखता है। हाथ से खून टपक रहा था। अंधेरे में दूसरी कार का दरवाजा खुलता है और वहां से कुछ इंसान बाहर निकलते हैं। उनके बीच सबसे आगे थी एक औरत, ऑड्री बेनेट, जिसके हाथ में एक खतरनाक क्रॉसबो थी। वो निडर नजरों से एडवर्ड को घूर रही थी। वही थी जिसने तीर चलाया था अपने बचाव के लिए। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। एडवर्ड हाथ उठाकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस मदद करना चाहता था। ऑड्री और उसके साथी हिचकिचाते हैं, मगर एडवर्ड अपनी कार का दरवाजा खोलकर कहता है, जल्दी बैठो वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। काफी सोचने के बाद वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। एडवर्ड डे प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर देता है। तुरंत सारी विंडोज ब्लैक हो जाती है ताकि सूरज की रोशनी अंदर न आए। इसी बीच पुलिस की कार वहां पहुंचती है। एडवर्ड अपने हाथ से धीरे धीरे वो तीर निकालता है, दर्द से चेहरा तमतमाया हुआ। पुलिस वाला पूछता है, यहाँ इंसानों को देखा है? एडवर्ड झूठी मुस्कान देकर कहता है, हाँ, वो लोग उस दिशा में भागे हैं। पुलिस गाड़ियों के शोर के साथ आगे बढ़ जाती है। कार के अंदर ऑड्री की नजर एडवर्ड के आईडी बैज पर पड़ती है। वो पढ़ती है, डॉक्टर एडवर्ड डॉल्टन, हेमेटोलॉजिस्ट, और उसके नीचे लिखा था डेट ऑफ बर्थ टुडे। पुलिस जाते ही वो कार से बाहर निकलते हैं। ऑड्री हल्की मुस्कान के साथ एडवर्ड से कहती है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर। एडवर्ड कुछ कह पाता उससे पहले ही वो और उसके साथी रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद एडवर्ड अपने घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही पूरे घर में सन्नाटा था। बस मशीनों की हल्की सी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। तभी शहर भर में एक घोषणा, अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन सिटीजन्स, सनराइज अलर्ट, प्लीज रिटर्न इनडोर्स इमीडिएटली। यानी अब सूरज निकलने वाला था और सारे वैम्पायर को छिपना जरूरी था। एडवर्ड धीरे धीरे अपने डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता है, डिनर करता है और फिर अपने छोटे से ग्रीन रूम में जाकर पौधों की देखभाल करने लगता है। उसकी
आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो इन हरे पत्तों में अपनी खोई इंसानियत ढूंढ रहा हो। अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो मुड़ता है और देखता है कि उसका भाई फ्रैंकी डाल्टन सामने खड़ा है। एडवर्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। फ्रैंकी, तुम? महीनों बाद फ्रैंकी हंसते हुए कहता है, क्या अपने भाई को पहचानना भूल गया? आज तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी नहीं दोगे क्या? एडवर्ड सिर झुकाते हुए जवाब देता है, मैं अब 35 साल का हो चुका हूँ फ्रैंकी, अब वो सब करने का मन नहीं होता। फ्रैंकी हंसते हुए बैग खोलता है और कहता है, तो फिर मैं ही ले आया हूँ तुम्हारे लिए तोहफा, 100% प्योर ह्यूमन ब्लड। वो महंगी सी बोतल खोलता है और 2 ग्लास में लाल तरल भरता है। चलो डॉक्टर, आज इंसान का असली स्वाद लेते हैं, वो तंज कसते हुए कहता है। एडवर्ड ग्लास की ओर देखता है, फिर धीरे से कहता है, मैं ये नहीं पी सकता। फ्रैंकी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, तुम इंसानों का ब्लड नहीं पीते, लेकिन उसी कंपनी के लिए काम करते हो जो हर रोज इंसानों को पालतू जानवरों की तरह रखकर मारती है। एडवर्ड शांत मगर ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दिन हमें असली ब्लड की जरूरत ही न पड़े, ताकि ये खून खराबा खत्म हो। फिर गुस्से में कहता है, और तुम आर्मी के नाम पर इंसानों का शिकार करते हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एडवर्ड उठता है और बोतल को पकड़कर धीरे धीरे सारा ब्लड ड्रेन में उड़ेलने लगता है। फ्रैंकी गुस्से से झपटता है और बोतल को उसके हाथ से खींचकर दीवार पर दे मारता है। बोतल टूट जाती है, ब्लड दीवार पर बिखर जाता है। बस बहुत हो गया। फ्रैंकी गुस्से में घर से बाहर जाने को मुड़ता है, लेकिन दरवाजे के सामने एक सबसाइडर खड़ा होता है, झुका हुआ, खून की भूख से कांपता हुआ। फ्रैंकी वहीं रुक जाता है। वो सबसाइडर धीरे धीरे किचन में घुसता है, दीवार पर बिखरे ब्लड को अपनी जीभ से चाटने लगता है, फिर टेबल पर रखे ग्लास की ओर झुकता है और उसे भी पूरा चाट कर साफ कर देता है। कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगती है। एडवर्ड और फ्रैंकी बिना कुछ कहे बस उसे डर और अफसोस के साथ देखते रह जाते हैं, जैसे वो जान चुके हों कि उनकी दुनिया अब कितनी गहराई तक अंधेरे में डूब चुकी है। इसी बीच फ्रैंकी धीरे धीरे पीछे हटता है और अचानक जमीन पर पड़ा चाकू उठा लेता है। ये देखकर सबसाइडर चौंक उठता है। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगती हैं। वो झपटकर फ्रैंकी को जोर से दीवार की तरफ धक्का देता है। फ्रैंकी पीछे उड़ता हुआ कांच की टेबल पर जा गिरता है। कांच टूटकर बिखर जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब सबसाइडर की नजर एडवर्ड पर टिक जाती है। वो गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। एडवर्ड जल्दी से एक स्टूल उठाकर सामने कर लेता है, मानो उसी से अपनी जान बचानी हो। वो घबराकर अपने भाई को पुकारता है, फ्रैंकी उठो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आवाज सुनते ही फ्रैंकी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो दर्द सहते हुए उठता है और जमीन पर पड़ा चाकू मजबूती से पकड़ लेता है। अब दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं, एक ही दुश्मन के खिलाफ। जैसे ही वो सबसाइडर पर झपटते हैं, वो अचानक जंप करके छत से चिपक जाता है। उसकी हरकत इतनी तेज होती है कि पल भर को दोनों भाई उसे खो देते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड ध्यान भटकाता है और फ्रैंकी को मौका मिल जाता है। वो ऊपर की ओर चाकू घुमाता है और एक झटके में सबसाइडर का सिर धड़ से अलग हो जाता है। कुछ देर बाद सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, चारों तरफ बिखरे कांच, खून और टूटा फर्नीचर देखती है। एक अफसर गंभीर आवाज में कहता है, अब सबसाइडर पूरे शहर में फैल चुके हैं। तभी एक ऑफिसर को जमीन पर क्रेटर की एक पुरानी रिंग मिलती है। एडवर्ड उसे पहचान जाता है। वो कोई राक्षस नहीं, एक लोकल माली था जिसने अपनी भूख में खुद को खाने की कोशिश की थी। अगले दिन सिक्योरिटी अलार्म की आवाज से एडवर्ड की नींद टूटती है। वो झट से उठकर लाइट ऑन करता है और सामने देखता है कि ऑड्री क्रॉसबो ताने खड़ी है, सीधा उसकी तरफ निशाना लगाए। वो ठंडी आवाज में कहती है, मुझे ऐसे वैम्पायर की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके, और तुम वही हो। वो उसे एक मैप वाला पेपर देती है। एडवर्ड ध्यान से उसे देख रहा होता है कि अचानक पीछे से एक अजीब आवाज गूंजती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है और जो नजर आता है वो कहानी को एक नए डरावने मोड़ पर ले जाता है। और इस बीच ऑड्री चुपचाप कमरे से निकल जाती है, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एडवर्ड पीछे से आती अजीब सी आवाज सुनकर रुकता है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। जब वो करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो आवाज फ्रैंकी की है। फ्रैंकी थका हुआ, गुस्से से भरा एडवर्ड की ओर देखता है और पूछता है, वो लड़की ऑड्री कहाँ गई? एडवर्ड कुछ पल चुप रहता है, फिर बिना जवाब दिए नजरें फेर लेता है, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, या शायद बताना नहीं चाहता। रात होते होते टीवी पर न्यूज ब्रेकिंग आती है। जिन इन्वेस्टर्स ने ब्रॉमली के लिए रिसर्च के नाम पर इंसान सप्लाई किए थे, वो अब और लोगों को देने से इनकार कर चुके हैं। इससे वैम्पायर वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। अगले दिन एडवर्ड अपने लैब पहुंचता है और सीधे अपने बॉस ब्रॉमली के ऑफिस में चला जाता है। उसकी आवाज सख्त होती है, मुझे ये गारंटी चाहिए कि जब सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा तब हमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रॉमली मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब डर छिपा होता है। वो कहता है, ज्यादातर वैम्पायर खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग असली स्वाद के दीवाने हैं एडवर्ड। एडवर्ड उसकी आंखों में देखता है और ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद एडवर्ड अपने लैब में लौटता है और ऑड्री द्वारा दिया गया मैप खोलता है। सुबह होते ही एडवर्ड घर लौटने के बजाय कार में बैठता है। वो सन प्रोटेक्शन शील्ड ऑन करता है और मैप के बताए रास्ते पर निकल पड़ता है, शहर से दूर एक सुनसान गांव की ओर। वहां
वहाँ पहले से ऑड्री उसका इंतजार कर रही होती है, एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे खड़ी। वो उसे इशारे से पास आने को कहती है। एडवर्ड अपनी कार पेड़ की छाया में पार्क करता है, हैट और सनग्लासेस पहनकर सावधानी से बाहर निकलता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है, लियोनेल एल्विस कॉर्मैक। वो कभी वैम्पायर था लेकिन अब फिर से इंसान बन चुका था। एडवर्ड की आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों झलकती हैं। वो धीमी आवाज में पूछता है, ये कैसे हुआ? तुम फिर से इंसान कैसे बने? लेकिन उससे पहले कि एल्विस कुछ कहता, ऑड्री पास आती दिखाई देती है और तभी एडवर्ड देखता है कि फ्रैंकी ने एल्विस पर गन तान रखी है। एडवर्ड चिल्लाता है, फ्रैंकी नहीं! वो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर फ्रैंकी पीछे हटते हुए ठंडी आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, आर्मी यहाँ आने वाली है। ये सुनते ही ऑड्री बिना सोचे फ्रैंकी को धक्का देकर सीधी धूप की तरफ फेंक देती है ताकि वो कुछ देर के लिए रुक जाए। उसी पल सब लोग जल्दी जल्दी एडवर्ड की कार में कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है पीछे से सोल्जर्स का जत्था वहां पहुंच जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज गूंज उठती है, हवा में धुआं भर जाता है। लियोनेल की गाड़ी कुछ ही सेकंड में छलनी होकर धमाके से उड़ जाती है और वो सब पूरी स्पीड में एडवर्ड की कार लेकर भागते हैं। सोल्जर्स पीछा नहीं छोड़ते, लगातार फायरिंग करते रहते हैं। कुछ गोलियां डे प्रोटेक्टर पर लगती हैं और शीशे में छेद हो जाता है। ऑड्री तुरंत अपने हाथ से उस होल को ढक लेती है। उसकी त्वचा जलने लगती है लेकिन वो रुकती नहीं। मैं ठीक हूँ, वो चिल्लाती है, जबकि उसकी हथेली से धुआं उठने लगता है। कुछ ही देर में छेद बड़ा हो जाता है और कैमरा सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। अब एडवर्ड आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा। तब लियोनेल तेजी से एडवर्ड को साइड करता है और खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। वो एक छोटे से छेद से बाहर देखता हुआ रास्ता पकड़ता है, जबकि एडवर्ड पीछे की सीट में जाकर धूप से खुद को छुपा लेता है। फायरिंग और धुआं अब भी जारी है। तभी सामने एक पुराना कमजोर पुल आता है। लियोनेल जोर से ब्रेक दबाता है, फिर पूरे जोश से एक्सीलेटर पर पैर मारता है। कार उछलते हुए पुल को पार कर जाती है, जबकि पीछे से आने वाला आर्मी ट्रक अपने वजन से पुल तोड़ देता है। ट्रक नीचे गहरी घाटी में गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और पीछे के सारे सोल्जर्स वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद रात ढल चुकी होती है। वे लोग कार को नदी के किनारे पार्क करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और पानी की धीमी आवाज। लियोनेल गहरी सांस लेकर बोलता है, जानते हो, पहले मैं ऐसी ही कारों में डे लाइट मॉडिफिकेशन लगाया करता था, ऐसे सिस्टम जो सूरज की किरणों से वैम्पायर्स को बचा सके। मेरी शॉप शहर की पहली ऐसी जगह थी जहाँ ये टेक्नोलॉजी लगती थी। वो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। दिन के वक्त गाड़ी चलाना वैम्पायर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। सड़कें खाली होती, हवा ठंडी, लेकिन हर किरण मौत लेकर आती थी। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन उस आजादी की कीमत भी थी। एक दिन मैं दिन के समय ड्राइव कर रहा था, न कुछ खाया था, न दिख रहा था सही से। मेरी एनर्जी खत्म हो रही थी और फिर वो ठहरता है जैसे यादों में डूब गया हो। मेरी कार नदी के किनारे की रेलिंग से टकरा गई और गिरने से पहले उसमें आग लग गई। उसकी आंखें अब भी उस रात की जलती हुई रोशनी को देखती हैं, जो उसके अंधेरे जीवन की सबसे दर्दनाक याद बन गई थी। जब वो नदी से बाहर निकला तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा गीला, और जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी कुछ चमत्कारिक हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और वो वापस इंसान बन चुका था। उसकी बात खत्म होते ही ऑड्री एडवर्ड की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, बस सेफ्टी के साथ वही सिचुएशन दोहरानी होगी। दूसरी तरफ कंपनी के ठंडे कमरे में ब्रॉमली अपनी बेटी की पुरानी तस्वीरों को देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक खोया हुआ सन्नाटा झलकता है। तभी फ्रैंकी वहां आता है। ब्रॉमली उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर एडवर्ड तुरंत लौट आए तो मैं उस पर कोई केस नहीं लगाऊंगा। फ्रैंकी धीरे से मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उधर एडवर्ड और उसके साथी इंसान कार में घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में एडवर्ड की नजर बार बार ऑड्री की गर्दन पर टिक जाती है और वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। ऑड्री उसकी हालत समझ जाती है। उसकी आंखों की प्यास, उसके कानों का आकार सब कुछ बता रहा था कि उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है। वो बिना कुछ कहे अपना हाथ काटती है और एक कप में गिरता हुआ उसका खून एडवर्ड की तरफ बढ़ाती है। एडवर्ड पीछे हटता है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ऑड्री गहरी नजरों से कहती है, अगर तुमने नहीं पिया तो बाकी सबकी जान खतरे में होगी। थोड़ी झिझक के बाद एडवर्ड वो खून पी लेता है। कुछ घंटों बाद उनकी कार एक पुराने सुनसान वाइनयार्ड अंगूर के बागीचे में रुकती है। हवा में सड़न की गंध थी और दीवारों पर लताएं उगाई थीं। यहीं एडवर्ड की मुलाकात होती है जार्विस नाम के एक रहस्यमयी आदमी से, जो अब भी बचे हुए इंसानों को छिपाने और बचाने में मदद करता है। घर के अंदर एडवर्ड की नजर एक और शख्स पर पड़ती है, वेस्ट टर्नर, जो एक वैम्पायर होते हुए भी इंसानों के हक के लिए लड़ता है। वो एडवर्ड की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम ही वो हो ना जिसने मौत को धोखा दिया था। उधर कंपनी के अंदर हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। ब्रॉमली गुस्से में अपनी मशीनों की तरफ देखता है। जहां कभी इंसानों की कतारें होती थीं, अब सिर्फ खाली टैंक और सूखे पाइप बचे थे। स्क्रीन पर सारी रीडिंग जीरो ह्यूमन सप्लाई दिखा रही थी। एक रिसर्चर घबराते हुए एक इंसान की लाश लेकर आता है। उसका शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसकी नसों में कभी खून था ही नहीं। ब्रॉमली गुस्से से उस लाश को देखता है और बड़बड़ाता है, अगर इंसान
इंसान ही नहीं बचे तो हमारा भविष्य भी नहीं बचेगा। सीन बदलता है मेट्रो स्टेशन की एक कॉफी शॉप में। कैमरा धीरे धीरे एक आदमी पर फोकस करता है जो कप को घूरते हुए कहता है, इस कॉफी में ब्लड नहीं है। काउंटर पर खड़ी वेट्रेस शांत लहजे में जवाब देती है, सर हमें सिर्फ 5% ब्लड मिलाने का ऑर्डर मिला है। लेकिन वो आदमी भड़क उठता है और अचानक पीछे रखे ब्लड बैग्स में से एक खींच कर भाग जाता है। जैसे ही वो बैग खोलने की कोशिश करता है, ब्लड जमीन पर फैल जाता है। सिर्फ कुछ बूंदें नहीं बल्कि पूरे स्टेशन की फर्श लाल हो जाती है। और बस उसी पल आसपास मौजूद सारे वैम्पायर उस गंध से पागल हो उठते हैं। हर कोई उस खून की तरफ झपटता है, चीखें गूंजती हैं और भीड़ आपस में भिड़ जाती है। पुलिस वाले दौड़कर आते हैं और उन्हें काबू में करने के लिए बिजली के झटके देते हैं। पूरा स्टेशन एक पल में नर्क बन जाता है। अगले दिन वाइनयार्ड में एडवर्ड अपनी छोटी सी लैब में बैठा लियोनल से कुछ खून के सैंपल लेता है। वो उससे उस दिन की बात करता है जब वो पहली बार इंसान बना था। एडवर्ड की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद झलकती है, अगर मैं सूरज की जलन को कंट्रोल करने का तरीका समझ लूं तो शायद हम सबको बचा सकूं। कई घंटों की मेहनत के बाद जब वो लैब से बाहर आता है तो बाकी इंसान उससे दूर हट जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। आखिर एडवर्ड अब भी एक वैम्पायर था। उसी वक्त ऑड्री उसके पास आती है और नरमी से कहती है, सबको तुमसे डर लगता है लेकिन मुझे भरोसा है तुम हमें बचा सकते हो। एडवर्ड धीरे से कहता है, मैं कभी वैम्पायर बनना नहीं चाहता था। फ्रैंकी ने मुझे धोखे से बदल दिया। ऑड्री उसके कंधे पर हाथ रखती है और तभी उसकी नजर वाइनयार्ड के बड़े बड़े टैंकों पर जाती है जहाँ कभी अंगूर की वाइन बनती थी। ऑड्री कहती है, ये सारे टैंक एयर टाइट हैं। एडवर्ड ध्यान से उन टैंकों की तरफ बढ़ता है और दोनों नीचे जाकर उन्हें करीब से देखने लगते हैं। वहां लगी मशीनें तेजी से हवा खींच रही थीं। गर्जन जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर का रहस्य बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर एडवर्ड को एहसास होता है कि वो लोग उसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए करना चाहते थे, यानी उनके लिए वो बस एक औजार था, इंसान नहीं। फिर वो सब मिलकर अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू करते हैं। रात गहराती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जार्विस का ग्रुप कुछ बचे हुए इंसानों को लेकर विनयार्ड की ओर निकल पड़ा था। उन्हीं में ब्रॉमली की बेटी एलिसन भी थी। लेकिन तभी अचानक ढाएं किसी ने उनकी कार के टायर पर गोली चला दी। गाड़ी जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। वो तुरंत हथियार लेकर बाहर निकलते हैं, पर चारों तरफ से आर्मी उन्हें घेर लेती है। कुछ देर तक गोलियों की आवाज गूंजती रहती है, लेकिन आखिरकार इंसान हार जाते हैं। थकी हुई और डर से कांपती एलिसन विनयार्ड से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी फ्रैंकी उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठाता है और कॉल को ट्रैक करके उनकी लोकेशन का पता लगाने निकल पड़ता है। उधर विनयार्ड में इंसान जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। सबको टर्नर की गाड़ी को फॉलो करते हुए सुरक्षित जगह पहुंचना था, लेकिन एडवर्ड वहीं रुक जाता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, एक्सपेरिमेंट। लियोनेल और एड्री भी उसे अकेला नहीं छोड़ते और उसकी मदद के लिए ठहर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिसन की आंख खुलती है। वो खुद को अपने पिता ब्रॉमली के ऑफिस में पाती है। माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और ब्रॉमली अंदर आता है। एलिसन की आंखों में नफरत चमक उठती है। वो धीरे से पास पड़ी चाकू उठा लेती है। एलिसन गुस्से और डर के बीच अपने पिता से विनती करती है, कृपया मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन ब्रॉमली ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ बेटी, और उसे गले लगा लेता है। कुछ पल के लिए माहौल शांत लगता है, पर फिर वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एलिसन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे जोर से धक्का देती है और दरवाजे की ओर भागती है। तभी एक सोल्जर उसकी राह रोकता है और उसे पीछे से जोर का वार करता है। एलिसन जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। तभी ब्रॉमली नीचे झुककर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बेटी ने उसे ही चाकू मार दिया था। अगले दिन विनयार्ड में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। ड्रीम मॉनिटर्स पर नजर रखती है, जबकि लियोनल टैंक के पास खड़ा होकर एडवर्ड की मदद कर रहा होता है। एडवर्ड के सीने पर हार्ट मॉनिटर लगाया जाता है और उसे एक गीले कपड़े से ढक दिया जाता है। सारा सेटअप तैयार था। जैसे ही टैंक का ढक्कन खुलता है, तेज धूप की किरणें अंदर गिरती हैं। एडवर्ड का शरीर जलने लगता है। वो तड़प उठता है। लियोनल जल्दी से एयर एक्सट्रैक्टर चलाता है ताकि आग बुझ सके, लेकिन पहली बार नाकाम, दूसरी बार फिर से फेल, तीसरी बार उन्होंने एडवर्ड को थोड़ा और देर तक जलने दिया और तभी कमाल हो गया। एडवर्ड का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा फिर से इंसानी रंग लेने लगी। वो इंसान बन चुका था। सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन तभी सायरन बजता है। आर्मी वहां पहुंच चुकी थी। जल्दी जल्दी वो सब शराब के बैरल में छिप जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। उधर कंपनी में घायल ब्रॉमली अपने बिस्तर पर पड़ा था। फ्रैंकी उसके पास आता है। ब्रॉमली धीमी आवाज में कहता है, मेरी बेटी एलिसन को बचा लो। फ्रैंकी उसकी बात सुनता है और एलिसन के कमरे में चला जाता है। एलिसन अब भी होश में थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती। पर फ्रैंकी की आंखों में अब दया नहीं बल्कि जुनून था। वो झुकता है और अपने नुकीले दांत उसके गले में गड़ा देता है। एलिसन चीख भी नहीं पाती और धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। अब वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। इधर विनयार्ड में तीनों इंसान एडवर्ड, लियोनल और एड्री धीरे धीरे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलते हैं। काफी समय बाद एडवर्ड पहली
पहली बार बाहर निकलता है और जैसे ही धूप उसकी त्वचा को छूती है वो ठहर जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। सालों बाद उसने सूरज की गर्मी महसूस की थी और वो एहसास उसे भीतर तक सुकून दे रहा था। लियोनल अपनी पुरानी कार निकालता है और तीनों अगले कदम की तैयारी करने लगते हैं। उधर कंपनी में ब्रॉमली अपनी खाली मशीन को घूर रहा था, वही मशीन जिससे वो अमृता का सपना देखता था। अब वो सपनों की जगह पछतावे में डूब चुका था। वो अपनी बेटी एलिसन से मिलने जाता है। नर्स उसे ब्लड का पैक देती है लेकिन एलिसन उसे छूती तक नहीं। ब्रॉमली पास आता है और दंग रह जाता है। एलिसन खुद को अपने ही दांतों से काट रही थी। उसका चेहरा दर्द और नफरत से भरा था। वो अपने पिता पर टूट पड़ती है चीखते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हमें राक्षस बना दिया। वो ब्रॉमली को दोष देती है, हमला करती है और गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद कंपनी पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर देती है। अब सड़कों पर आर्मी खुलकर सबसाइडर्स का शिकार कर सकती थी। उधर एड्री, एडवर्ड और लियोनल टर्नर के केबिन पहुंचते हैं लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं सबकी सांसें थम जाती हैं। कमरे में हर इंसान मरा पड़ा था। एड्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन एडवर्ड शांत स्वर में कहता है, नहीं, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। क्रिस्टोफर, जो अभी भी लैब में बैठा अपने एक्सपेरिमेंट्स में डूबा हुआ था। इसी दौरान बाहर आर्मी सबसाइडर्स को घसीटते हुए धूप में जलाने ले जा रही होती है और उनमें से एक थी एलिसन। उसकी दर्दनाक चीखों के साथ उसका अंत हो जाता है। दूर खड़ा फ्रैंकी ये सब देखता है और उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें उभर आती हैं। मैंने क्या कर दिया? उस रात जब क्रिस्टोफर अपने घर लौटता है तो उसके लिविंग रूम में एडवर्ड, एड्री और लियोनल पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एडवर्ड धीरे से कहता है, हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट से भी बेहतर है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्रिस्टोफर चुपचाप सुनता है लेकिन तभी फोन बज उठता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ देर बीत जाती है और जब वो वापस नहीं आता तो माहौल में सस्पेंस फैल जाता है। एड्री उसके पीछे जाती है। इस बीच एडवर्ड और लियोनल को क्रिस्टोफर का कोट टेबल पर पड़ा दिखता है। वो उसे उठाते हैं और अंदर छिपा कम्युनिकेशन डिवाइस पाते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। क्रिस्टोफर शुरू से ही कंपनी के साथ कॉल पर था और अब कंपनी को पता चल चुका था कि एडवर्ड और उसके साथी कहाँ छिपे हैं। तो दोस्तों, यही थी डे ब्रेकर्स 2009 की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी थी लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सच बताऊं तो इसको बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगी है यार। एडिटिंग करते करते, डबिंग करते करते तो मैं खुद आधा वैम्पायर बन गया हूँ वैसे यार। अब तो सच में थक गया हूँ। इतनी मेहनत के बाद अब बस लेटने जा रहा हूँ। आप तब तक एंड स्क्रीन वाली वीडियोस एंजॉय करो या फिर चैनल विजिट करके बाकी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट और स्टे ह्यूमन।